पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रटना है। देखिए ऑप्शन दिया है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भारत, साहिना अली मालदीव, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस, एकजुट गर्ल्स सॉरी एजुकेट गर्ल्स, दी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 1 2 1 3 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ये है साहिना अली वाला ये सही है, उसके बाद जो ऑप्शन 3 है ये सही है, और फिर एजुकेट गर्ल्स जो है ये भी आपका सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जो है एजुकेट गर्ल्स संस्था जो है भारत, इसको दिया गया है। साथ ही साथ साहिना अली मालदीव में से संबंधित है उनको दिया गया है। फिर जो है फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा जो है फिलीपींस को है उनको दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। देखिए 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। चलिए तो आगे बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को, कि हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है शुभारंभ किया गया है और इसके अध्यक्ष जो है संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है शुभारंभ किया गया और इसके अध्यक्ष जो है संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। आगे बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लिप योजना शुरू की है। तो लिप योजना किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नवाचार को बढ़ावा देने से संबंधित है लिप योजना। बात करते हैं नीति आयोग ने 2047 तक दालों का उत्पादन जो है दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य 2047 तक किसने रखा है? तो नीति आयोग ने रखा है। इसके आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का पूर्ण साक्षर राज्य ये भी बन गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, टाइम पत्रिका में तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 से चुना गया है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत जो है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत जो है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, 11 सितंबर 2025 को अमेरिका ने जो है देशभक्ति दिवस मनाया है। तो याद रखिएगा अमेरिका ने देशभक्ति दिवस किस दिन मनाया है? तो 11 सितंबर 2025 को मनाया है। 11 सितंबर 2025 को मनाया है अमेरिका ने। आगे बात करते हैं, 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में जो है कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग परियोजना की प्रथम चरण की आधारशिला रखी गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जैसे एग्जाम में कि किसने रखा है, ऑप्शन दे देगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कुछ भी दिया तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जो कि कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग परियोजना से संबंधित है। इसके अलावा 1 सितंबर 2025 को जो है बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में जो पदभार संभाला है वो कौन संभाला है? प्रत्यय अमृत ने संभाला है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप एकदम इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत ही एक नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। अल्बानिया जो है अल्बानिया देश ने जो है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री जो है नियुक्त किया है, उस मंत्री का नाम डिएला रखा गया, डिएला। तो याद रखिएगा ये पहला रोबोटिक टाइप का एआई जनरेटेड मंत्री डिएला है जिसको अल्बानिया देश ने अपने यहाँ नियुक्त किया है। इसके अलावा हाल ही में उदयपुर एवं इंदौर को जो है रामसार वेटलैंड सिटी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो किसको रामसार वेटलैंड सिटी का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण जो होते हैं ये निरंतर गति करते रहते हैं। दोनों कूट को देखना है कि कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और इस तरह से है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए। देखिए ए और आर दोनों सत्य है परंतु जो आर है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। पदार्थ की हम बात करें तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने भी पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसमें जिसे पंच तत्व कहा गया था। ये 5 तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आगे बात करते हैं, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। हर पदार्थ सूक्ष्म कण पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब हम जल में नमक डालते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट है कि बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर तक पानी जो रंगीन हो जाता है, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है कि केवल कुछ क्रिस्टल से में कई सूक्ष्म कण होते हैं, तभी तो ये पूरे 1000 लीटर तक फैल गए। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर में होता है और आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति में तेजी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का जो स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण जो होता है दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है तथा गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल जो है कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः 3 तरीके से होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस होते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा पदार्थ के 2 अन्य अवस्थाएं होती है जिसमें प्लाज्मा अवस्था है और बोस-आइंस्टाइन कैडेंसेट अवस्था होती है। अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है, याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विलयन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन के विलय के कणों का आकार जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है और अतः विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा है आपका, जो विलयन है ये प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। विलयन के कण जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अतः विलय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सबसे तो पहले समझ लीजिए कि इसका जो ये विलयन है इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। एक होता है आपका विलायक और एक होता है आपका विलय। विलायक और विलय। ओहो,
विलयन हो गया, और इसको अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो एक हो जाता है विलायक जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, और एक होता है विलय जिसका अमाउंट कम होता है, विलय। तो विलय को हमेशा विलायक में डाला जाता है क्योंकि विलायक उसको अपने अंदर घोल लेता है, और दोनों के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए, विलयन के गुणों के संदर्भ में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, और विलयन के कण जो होते हैं अस्थायी होते हैं। अतः जो है विलयन में से विलय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, तथा विलयन जो होता है ये प्रकाश को प्रकटित नहीं करता है। आगे बात करते हैं विलयन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, और इसमें दो भाग होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलय बोलते हैं। अभी आपको बताए थे। उदाहरण के तौर पर चीनी और जल का विलयन जो है एक घोल है जिसमें ठोस का उदाहरण, जो विलयन एक घोल में ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। अभी आपको मैंने यही चीज बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय होता है तथा अल्कोहल विलायक होता है। वायुयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में जो है गैस के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय तथा जल जो होता है वो विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है, यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है, जहां पे जो देखिए अमाउंट ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, तो ये आपका विलायक हो जाएगा। तो और दूसरा है जो बहुत कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलय बोल देते हैं। विलयन के गुण की अगर हम बात करते हैं तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, और विलयन के कण का व्यास जो होता है, विलयन के कण जो होते हैं व्यास में अगर हम बात करें डायमीटर में तो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। आगे बात करते हैं, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं, और यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा विलयन के जो सांद्रता को दर्शाने की प्रमुख 3 विधियां उसको देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विधि में अगर हम इसको निकालते हैं तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर दिया जाता है। उसी तरह आयतन प्रतिशत में निकालेंगे तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इंटू 100, और अगर हम लोग इसी को आपका विलयन का यहाँ पे अगर आयतन प्रतिशत में निकालेंगे तो विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बोल दिया, यही पे गड़बड़ हो गया, ये वाला संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 70 वर्ष या 3 वर्ष अत्यधिक होता है। अगला है, आयोग केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मामलों का ही जांच कर सकता है, बिल्कुल ये वाला आपका सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही तो केवल तीसरा दिख रहा है, सही तो केवल तीसरा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे असत्य होना चाहिए था, यहाँ पे असत्य होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ असत्य होना चाहिए था। चलिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में समझते हैं। यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, और यह आयोग जो है देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह एक, अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए इसका जो अध्यक्ष होता है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या 17 वर्ष, दोनों में से जो पहले होगा वो होगा। यह पुनः नियुक्त के पात्र भी होते हैं। आयोग के पास जो होता है सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार और शक्तियां हैं, तथा इसका चरित्र भी न्यायिक होता है। आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। आयोग का कार्य जो वस्तुतः एक सिफारिश और सलाहकार का होता है। आयोग जो होता है मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार को 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना पड़ता है। अब तक देश के 26 राज्यों में से राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला आपसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं, बिल्कुल गलत बात है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा होता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन सत्य नहीं है, दूसरा बिल्कुल सत्य है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर के बीच में है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिचंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। इसका विस्तार जो है उत्तर में तापी नदी के मुहाने यानी कि महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं होता है। इसका निर्माण जो है प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना के विभाजन से निर्मित तगार एवं स्थल के एक खंड के अरब सागर में अस्वावलंबन के कारण हुआ है। इसका जो पश्चिमी ढाल है तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी मंद एवं सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम होता है। आइए पूर्वी घाट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पूर्वी घाट जो है यह एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। और पूर्वी घाट के मध्य जो है 2 समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें पूर्वी पहाड़ी को वेलिकोंडा श्रेणी तथा पश्चिमी पहाड़ी को पालकोंडा श्रेणी के नाम से जाना जाता है, वेलिकोंडा और पालकोंडा।
पूर्वी घाट में कटी शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, शिवराय आदि के रूप में देखा जा सकता है। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम होती है। देखिए नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम, ये सब जो है आंध्र प्रदेश में है। और जवादी, शिवराय, पंचमलाई और आपका सिरुमलाई पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे आइए, ओकुन के नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ओकुन का नियम जो होता है बेरोजगारी और उत्पादन को संदर्भित करता है, इसको समझते हैं। जो ओकुन्स लॉ है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन द्वारा 1960 के दशक में प्रस्तुत किया गया था। और यह नियम के अनुसार जो है बेरोजगारी और उत्पादन अथवा वास्तविक जीडीपी के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। और इसका अर्थ है कि जब बेरोजगारी दर बढ़ती है तो उत्पादन जो है घटता है, उत्पादन जो है घटता है, और जब बेरोजगारी दर घटती है तो उत्पादन बढ़ता है। सामान्यतः जो है यह अनुमान है कि बेरोजगारी दर में 1% वृद्धि होने पर वास्तविक जीडीपी में लगभग 2% की गिरावट होती है। तो याद रखिएगा, बेरोजगारी दर में वृद्धि होना जीडीपी का गिरावट करने के संदर्भ में एक रिलेशन को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तैमूर का भारत पर आक्रमण, बहलोल लोदी का सिंहासन रोहण, बंगाल में तुगलक खान का विद्रोह और तक्कोलम की लड़ाई। उपयुक्त ऐतिहासिक घटनाओं को उसके सही कालक्रम को चुनिए। तो देखिए, जो तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था, और तक्कोलम की लड़ाई जो है ये 1949 में हुई थी। और जो है आपका बंगाल में तुगलक खान का विद्रोह जो हुआ था ये 1279 ईस्वी में हुआ था। बहलोल लोदी का सिंहासन रोहण जो है ये 1451 में हुआ था। आइए, खतौली का युद्ध जो है ये 1517 में हुआ था, और खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। देखिए, तक्कोलम का जो युद्ध है, तक्कोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, तक्कोलम की लड़ाई में जो है राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय है उसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। आगे बात करते हैं, बलबन के शासनकाल में 1279 ईस्वी में बंगाल में जो है तुगलक खान ने विद्रोह कर दिया था। तो बलबन के समय तुगलक खान का विद्रोह हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें खिज खान ने उनकी सहायता की थी। और खिज खान ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था और स्वयं को रैयत-ए-आला कहता था। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो है बाबर से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिक जो मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। यह जो है पीने के पानी या व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से फैलता है। यह बीमारी जो है मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों सत्य है। सॉरी, पहला और तीसरा। आइए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, अमीबिक जो है मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस जो है क्योंकि यह जो है नगलेरियो जो फाउलेरी नामक सूक्ष्म अमीबा के कारण होता है, जो आमतौर पर ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने आदिवाड़ी, रट लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आदिवाड़ी जो है नामक एक एआई आधारित अनुवाद ऐप लॉन्च किया है, आदिवाड़ी, जिसका उद्देश्य हिंदी, अंग्रेजी और 6 आदिवासी भाषा, तो 6 आदिवासी भाषा में भीली है, मुंडारी है, गोंडी है, संथाली है, हुई है, गारो है, के बीच जो है भाषण तथा पाठ अनुवाद करके जनजाति जिलों में संचार एवं क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना था। आगे बात करें तो 19 सितंबर 2025 को भारत के उत्तराखंड में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन हुआ है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको किया है। तो याद रखिएगा, एशियाई कैडेट कप जो है, एशियाई कैडेट कप 2025 का जो उद्घाटन हुआ है ये उत्तराखंड में हुआ है 19 सितंबर को, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड के उन्होंने किया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन जो है फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। आगे आइए, गुवाहाटी असम में स्थित एक फ्लाईओवर का नाम जो है महाराजा पृथु के नाम पे रख दिया गया। ये पहले के टेस्ट में भी आपको ये मिला होगा तथ्य। आगे बात करते हैं, 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर दीक्षा 2.0 नामक बाल वाटिका टीवी जो है लॉन्च किया गया है। तो दीक्षा 2.0 जो है ये नामक जो है बाल वाटिका टीवी को लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। कपास जो है किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप जो है गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और 5 सितंबर 2025 को जो कैमेलिया पंजाबी हैं, इन्होंने लंदन में अपनी एक नई कुक बुक जो है वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 11वां क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं। देखिए, 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान अभियान को हरी झंडी दिखाई है। यह अभियान क्या है? तो समुद्री नौकायान है, या मत्स्य 6000 है, या समुद्री प्रदक्षिणा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, पिछले भी टेस्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा था, ये समुद्री प्रदक्षिणा है। विश्व की जो पहली पूर्णतः महिला त्रिसेवा नौकायान अभियान जो है ये समुद्र प्रदक्षिणा है। आइए कुछ और अन्य उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाड़ी, अभी ऊपर बताए थे नाम से एक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। देखिए, चेंगदू जो है, चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है, और इस खेल में भारत जो है 3 पदक जीता है। संजीव जो गुराटिया को भारतीय वायुसेना के रखरखाव का प्रमुख नियुक्त किया गया, संजीव गुराटिया को। ऑस्कर पियास्त्री ने जो है डच ग्रांड प्री 2025 को जीता है। तो याद रखिएगा, ऑस्कर पियास्त्री जो है इन्होंने डच ग्रांड प्री जो है 2025 को जीत लिया है। भारतीय एनजीओ जो एजुकेट गर्ल्स है, ये पहला क्वेश्चन भी था इसी टेस्ट का, राजस्थान का है, जो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जो भारत से है। इसके अलावा और लोगों को भी पुरस्कृत किया गया, हमने आपको इसको ऊपर में पढ़ाया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो है नेपाल में किया गया है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास जो रहा है वो शीर्ष पर रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग में। बिहार के राजगीर में जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का, याद रखिएगा, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है ये बिहार के राजगीर में किया गया है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का।
कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया, अभी कुछ देर पहले भी था, इसमें रिपीटेड बहुत सारा चीज हो गया है। प्रोफेसर वीके गोकक जो है, प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार से जो है आनंद वी पाटिल को जो है सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार से आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया गया है। विश्राम गृह, ये भी आपके पिछले टेस्ट में आया हुआ था। विश्राम गृह योजना जो है की शुरुआत दिल्ली के द्वारा की गई है। पेरिस में होने वाले जो है गंगे सूरसीन महोत्सव के लिए जो है असमिया फिल्म जो है गुड बाय गुरुजी जो है कि आधिकारिक तौर पर चुना गया है। गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया है। जो पेरिस में होने वाला गंगे सूरसीन महोत्सव है उसमें असमिया फिल्म को। ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डेविड लैमी को नियुक्त किया गया है, डेविड लैमी को। यूपीआई की दैनिक भुगतान सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यूपीआई की दैनिक सीमा भुगतान बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो देखिए संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका था। लिखित संविधान के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। देखिए संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और अमेरिका का संविधान जो है 17 सितंबर 1787 को हस्ताक्षरित हुआ था, जबकि इसे 4 मार्च 1789 में ही लागू कर दिया गया था। मतलब 4 मार्च 1789 में इसको लागू कर दिया गया हस्ताक्षरित करके। दुनिया का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है ये भारत का है, और भारतीय संविधान में जो है 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है ये मोनाको देश का है, जिसमें मात्र 3814 शब्द हैं। आइए अगले क्वेश्चन को मिलाते हैं। स्तंभ अ को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनिए। डेमोक्रेट्स, लावोजियर, प्राउड्स और डाल्टन इसमें सिद्धांत से संबंधित है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है। परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या और यौगिक में तत्व एवं निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इसका मिलान करना है। तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए जो कणाद थे इन्होंने अविनाशी अणु का ये किया था। फिर डेमोक्रेट्स जो थे ये अविभाज्य कण से संबंधित है। लेवोजियर जो है ये द्रव्यमान संरक्षण नियम से संबंधित है। प्राउस्ट जो है ये नियम अनुपात नियम से संबंधित है, और जो डाल्टन है ये परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि जो है कि हम द्रव्य ये वाला द्रव्य जो है ना इसको पदार्थ बोलते हैं, को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो होता है अविभाज्य होता है। इन्होंने ये बताया था। इसके अलावा फिर इन लोगों ने भी दिया था जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को बेसिकली याद रखिएगा, ये स्टोरी को ध्यान में नहीं रखना है। आइए परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो है जे थॉमसन ने जो है प्रस्तुत किया था। दूसरा है नील्स बोर जो है ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें दोनों ही कथन आपका जो है सही है। देखिए जेजे थॉमसन जो है पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था वो जेजे थॉमसन है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने जो है मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे बात करते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जेजे थॉमसन ने लगाया था। और इलेक्ट्रॉनों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में जो है एक नए विकिरण रे की खोज की थी, जिसे हमने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें जो होती है धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई थी, और इन कणों का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, और इसको प्रोटॉन नाम दिया गया था। तो मान्यता जो है इलेक्ट्रॉन को e⁻⁻1 के द्वारा तथा प्रोटॉन को p के ऊपर प्लस के द्वारा संदर्भित किया जाता है, और ऐसा माना गया कि परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित कर देते हैं। यह भी प्रतीत हुआ था कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। केंद्र की ओर प्रोटॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए जुलाई 1947 में किया गया था। देखिए इसको रट लीजिए, ये भी आपके इतिहास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है प्रधानमंत्री इटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की शाही स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को मिली थी, जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय संघ को दो संघों में विभाजित कर दिया गया था, एक 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजागोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जो 1947 से 48 तक थे, बने रहे थे। आगे बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। भारत में वर्ष 2015 से संविधान दिवस जो है याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। किसने 2021 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी? तो देखिए मौलाना हजरत मोहानी जो है इन्होंने उठाया था। कैसे क्या किया था इसको समझते हैं। देखिए मौलाना हजरत मोहानी वर्ष 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाए थे, और स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन के समय में हुआ था, स्वराज शब्द का प्रयोग। और कांग्रेसी नेता जो मौलाना हजरत मोहानी है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्ति और संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में जो है कि परिभाषित किया था। सीआर दास की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जनता के लिए प्रसिद्ध सूत्र जो है स्वराज जनता के लिए होनी चाहिए, किसी खास वर्ग के लिए नहीं, इनकी घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर जो थे, इन्होंने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट की मांग रखी थी। वर्ष 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आगे बात करते हैं।
गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में स्वराज की मांग रखी थी। गांधी जी द्वारा नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था। 17 जो क्वेश्चन है ये मैथ्स का है, आइए इसको स्किप करते हैं और 18 नंबर पे आते हैं। 18 भी आपका मैथ्स है। 19 नंबर पे आते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है? तो जो है आइवर जो जेनिंगस है, इन्होंने कहा है। तो आइवर जेनिंगस जो है इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है। याद रखिएगा, इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है और भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। उसमें अत्यंत सशक्त केंद्र की अवधारणा निहित है। भारतीय संघीय व्यवस्था संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है। केसी वेहर जो है इन्होंने अर्धसंघीय इन्होंने ये कहा था। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन को आइए समझते हैं। पॉल जो एफ लवी है इन्होंने यह पूरी तरह से संघीय ये कहा था। मॉरिस जॉन्स जो है सहमति वाला संघ कहा था। आइवर जेनिंग्स जो है मजबूत केंद्र वाला संघ कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया जा सकता है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषता को पूरा करता है, ये कहा था। मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान जो है संघीय और संघवाद जो है यह इसकी मूल विशेषता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के बारे में आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, संघीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो दोहरी सरकार होती है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार अलग अलग होता है। लिखित संविधान है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन है। संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय विधायिका है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या क्या है? तो सशक्त केंद्र है, राज्य जो है अनश्वर है, अनश्वर नहीं है, मतलब उसको राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा मतलब इसका तथ्य है। एकल संविधान है, संविधान का लचीलापन होना, यानी इसमें संशोधन भी हो सकता है। राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता, इसके अलावा आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी और राज्यों के विधेयकों पर वीटो, ये सब एकात्मक जो है आपका विशेषता है। आगे बात करते हैं, किस मंत्रिमंडल समिति को सुपर कैबिनेट कहा गया है? तो सुपर कैबिनेट जो है आपका ऑप्शन है आर्थिक मामलों की समिति, सुरक्षा मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति या राजनीतिक मामलों की समिति। तो राजनीतिक मामलों की समिति को जो है सुपर कैबिनेट कहा गया है। देखिए, सभी मंत्रिमंडल जो है समितियों में सर्वशक्तिशाली राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसको माना गया है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा जो है संविनोत्तर होती है। ये समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, एक तदर्थ होती है। अस्थायी समिति जो है अस्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ समिति जो है ये अस्थायी प्रकृति की होती है। तदर्थ समितियों का गठन जो है समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है और प्रयोजन पूरा होते ही इसको विघटित कर दिया जाता है। मंत्रिमंडलीय समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडलीय समितियों में 4 अधिक महत्वपूर्ण समितियां हैं। वो जो 4 समितियां हैं उसको आइए एक बार देखते हैं। जैसे पहला समिति क्या है? तो राजनीतिक मामलों की समिति, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है और ये सारी राजनीतिक मामलों को देखती है। दूसरा है आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक क्षेत्र की सहकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और उसमें समन्वय स्थापित करती है। और तीसरा है नियुक्ति समिति, केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यम बैंक तथा वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में है। और उसके बाद है संसदीय मामलों की समिति, संसद में यह सरकार की भूमिका एवं कार्यों को दिखाती है। और उपरोक्त तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री तथा संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष जो होते हैं ये गृह मंत्री होते हैं। इस बात को याद रखना है। आगे बात करते हैं, 21 नंबर मैथ्स है। 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर भी आपका मैथ्स है, 23 भी मैथ्स है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 में मनुष्यों में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता होती है? तो जो हीमोग्लोबिन है इसमें होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति उच्च जो है आत्मीयता होता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन प्रवाह की क्षमता को घटा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होता है और श्वेत रुधिर कण जो है को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और आरबीसी जो है आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो होता है लाल होता है। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव कहते हैं। कर्ण पल्लव, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव कहा जाता है। कर्ण सुनने एवं ध्वनि संतुलन में सहायक होते हैं। कर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण को कर्ण पल्लव और बाह्य कर्ण कुहर भी दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बनता है मध्य कर्ण जो है कर्णपट गुहा होता है और अंतःकर्ण जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथिस होता है। बाह्य कर्ण कर्ण पल्लव के जो है नालाकार गुहा का होता है और हुआ कर्ण जो सतह तक फैला होता है। कर्ण जो है कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों का संग्रह करता है और कर्ण कुहर की जो दीवार में कर्ण मोम और सेरुमिनस ग्रंथियां होती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित एमाइलेज होता है। देखिए, एमाइलेज जो होता है ये एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है। लाइपेज वसाओं की वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है और पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है मुख्य गुहा से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित पेशियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। कंकाल जो है पेशियों को रेखित पेशी कहते हैं। कंकाल पेशियों को रेखित पेशी कहा जाता है। आहार नाल एवं जनन मार्ग के भीतरी भित्ति के स्थित पेशियां जो है अरेखित और अनैच्छिक कहलाती हैं और हृदय पेशी जो है ये अनैच्छिक होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। देखिए, कंकाल पेशियां जो है शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। और इनकी क्रियाओं पर तंत्रिका जो है तंत्र का जो ऐच्छिक नियंत्रण है ये होता है। आगे बात करें तो
अतरंग पेशियां शरीर की जो है खोखले अतरंग जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में स्थित होती है और ये अरेखित एवं चिकनी होती है। इनकी क्रिया पर तांत्रिक तंत्र का ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक होती है। हृदय पेशी जो रेखित होती है लेकिन इस पर जो है तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको अनैच्छिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो अगुलहास ये है, मोजाम्बिक भी है, मेडागास्कर भी है, बेगुला नहीं है। बेगुला जो है ये जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, याद रखिएगा बेगुला जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जो है उत्तर दिशा में प्रभावित होती है और यह जलधारा जो है कालाहारी मरुस्थल के उत्पत्ति के कारकों में से एक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराओं में क्या क्या है? तो फॉकलैंड ठंडी जलधारा हो गया, ब्राजील गर्म जलधारा हो गया, दक्षिणी विश्वतीय गर्म जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो गया। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे बात करें तो फॉकलैंड की जलधारा अपने साथ अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिण अमेरिका के तट तक ले जाती है। फॉकलैंड धारा तथा ब्राजील धारा के मिलने से इस क्षेत्र में जो है घना कोहरा जो है छाया रहता है। ब्राजील गर्म जलधारा के बारे में बात करें तो यह जो धारा है उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है और इसकी उत्पत्ति जो होती है दक्षिणी विश्वतीय जलधारा के विभाजन तथा उसके दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होता है। इसका प्रवाह जो है ब्राजील के तट के समानांतर होता है। मेडागास्कर, मोजाम्बिक की जलधारा एवं जो अगुलहास की जलधारा है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। यह जलधारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है तथा यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक भी माना जाता है। हिंद महासागर की जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है और यह एक एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। मेडागास्कर गर्म जलधारा के बारे में अगर हम बात करें तो मेडागास्कर गर्म जलधारा जो है ये मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा को मेडागास्कर जलधारा कहा जाता है और मोजाम्बिक गर्म जलधारा जो है ये दक्षिणी विश्वतीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है जो मोजाम्बिक धारा कहलाती है। अगुलहास गर्म जलधारा जो है मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा और मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रभावित होती है। इस संयुक्त धारा को ही हम लोग अगुलहास धारा के नाम से जानते हैं और पछुआ पवन प्रवाह हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती है। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की जलधारा में ठंडी जलधारा क्या क्या है? तो क्यूराइल जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है, हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा है, अंटार्कटिका की जलधारा है। गर्म जलधारा की बात करते हैं तो क्यूरोसियो की जलधारा है, अलास्का की जलधारा है, एल लीनो है, सुसीमा की जलधारा है, दक्षिण विश्व रेखीय जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, विपरीत विश्वतीय जलधारा है, उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा है। अटलांटिक महासागर की धारा के बारे में ठंडी जलधारा के बारे में बात करते हैं तो कर्नारी जलधारा हो गया, लेब्राडोर की जलधारा हो गया, बेंगुएला की जलधारा हो गया और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा हो गया। गर्म जलधारा के बारे में बात करें तो फ्लोरिडा की जलधारा हो गया, एंटिलीज जलधारा हो गया, गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो गया, नॉर्वे जलधारा हो गया, उत्तरी अटलांटिक जलधारा हो गया। आगे आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों जो है अनिश्वरवादी दर्शन है, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म मोक्ष की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या है? तो दोनों अनिश्वरवादी हैं, दोनों नास्तिक दर्शन को है, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों कर्म फल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों धार्मिक आडंबरों एवं सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि जैन धर्म जो है ये अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास करते हैं एवं अहिंसा में पूर्ण विश्वास करते हैं। ये उदारवादी है, मांस खाने की अनुमति दे देते हैं। मोक्ष की व्याख्या करते हैं, ये निर्वाण की व्याख्या नहीं करते हैं। नियत एवं अनियतवाद में विश्वास करते हैं। बौद्धों के अनुसार जो है जगत परिवर्तनशील है। नियत आत्मा में विश्वास करते हैं और ये विज्ञान अथवा विज्ञानों में भी विश्वास करते हैं, विज्ञान एवं योग में विश्वास करते हैं, योग में भी विश्वास करते हैं और विचारों के प्रभाव को ही आत्मा ये लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किस चीज से? तो किसी देश का जीवन स्तर जो होता है प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। किसी भी देश का जीवन स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए जो है उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दे देने पे हमको प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। यानी उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दीजिए कुल जनसंख्या को तो प्रति व्यक्ति आय का निकल जाएगा। और इस प्रकार जो है प्रति व्यक्ति जो होती है जीडीपी को भी ज्ञात किया जाता है और यदि बाजार कीमत पर जीडीपी को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दे तो प्रति व्यक्ति जीडीपी भी प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी देश में जनसंख्या का आकार में लगातार वृद्धि हो रही है तो जीडीपी में वृद्धि जो है निष्प्रभावी हो जाती है। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एसडीजी इंडिया 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इनका प्रकाशन जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस इंडेक्स के अनुसार 2018 और 2023-24 के बीच जो है सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें बिहार जो है 57 अंक के साथ सबसे निचले मैदान पे है, ये भी सही बात है। तो तीनों ही उपयुक्त कथन इसका आपका सही है। आगे बात करते हैं, देखिए एसडीजी इंडेक्स जो है इसका प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की विशेषता ये रही है कि भारत का समग्र एसडीजी स्कोर जो है 2023-24 में 71 हो गया है और 2020-21 में यही स्कोर जो था 66 था और 2018 में यह स्कोर 57 था। शीर्ष प्रदर्शक राज्य में केरल और उत्तराखंड है जिसको 79 अंक मिला है और खराब प्रदर्शन में बिहार है जिसको 57 अंक मिला है। आइए बात करते हैं कौन से रिपोर्ट के कौन से प्रकाशक हैं विश्व स्तर पर। तो देखिए मानव पूंजी सूचकांक के जो प्रकाशक है ये विश्व बैंक है। तो मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास सूचकांक जो है ये आपके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क और जो बर्ड्समैन है इनके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जो
है ये न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड जो आपका वर्ल्ड हंगर हेल्थ है इसके द्वारा जारी किया जाता है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है ये सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। लेटा लेगाटम समृद्धि जो है ये लेगाटम संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कारोबार सुगमता सूचकांक जो है इसको विश्व बैंक जारी करता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कोलंबस पुर्तगाल, अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल, बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका। तो देखिए उसमें जो इसमें जो उत्तर होगा इसमें सी वाला जो उत्तर है ये आपका एक सही है। बाकी आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन सा कहां से लोग संबंधित थे। देखिए जो कोलंबस है ये इटली से इनका निवास स्थल जो है ये इटली रहा है और इन्होंने ही अमेरिका की खोज जो है 1492 में की थी। जो अमेरिगो वेस्पुची है ये स्पेन से संबंधित है, इन्होंने अमेरिका को पृथक महाद्वीप के तौर पर खोजा था। आगे बात करते हैं हेनरी द नेविगेटर जो है ये पुर्तगाल से संबंधित है और बार्थोलोमिना डियाज जो है ये भी पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैप्टन कुक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की खोज इन्होंने किया था और 1519 में जो मैगलन है इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। यूरोप वासियों के कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। यूरोप वासियों ने जो कंपास का ज्ञान है ये अरबों से सीखा था। अगला क्वेश्चन जो है फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को आतंक का युद्ध कहा गया है? तो फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जो है आपका 1793 से 1794 है उसके अवधि को जो है आतंक का युद्ध कहा गया है। देखिए फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के समर्थक जो समूह लोग थे इन्होंने जैकोबियन जो एक थे उनमें से एक जैकोबियन क्लब था और जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः जो है समाज के कम समृद्धि हिस्से के समृद्ध हिस्से से आते थे और जिसमें सबसे छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो जैकोबिनो है उनको 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था जिसका शब्दार्थिक अर्थ बिना घुटने वाला होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 31 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड से सार्वजनिक फांसी दे दी गई थी और जैकोबियन क्लब का नेता जो मैक्समिलियन रोबेस्पियर है उनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हाल ही में बोधगया में आयोजित पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 17 सितंबर 2025 को किया है और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2024 को किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें से आपका जो कथन 2 है वो गलत है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए उपरोक्त कथनों में से केवल कथन 2 गलत है क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 को की गई थी, ना कि 2024 को किया गया था। 17 सितंबर 2025 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के ने पीएम विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर बोधगया में पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है। आइए बात करते हैं आगे। जो सीपी राधाकृष्णन है तो सीपी राधाकृष्णन ने वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। तो अगर पूछा जाएगा कि इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा था तो ये सुदर्शन रेड्डी खड़े थे जिनको 152 वोटों से हराकर इन्होंने यह जीत हासिल की है। आगे बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 जो है ये 17 सितंबर 2025 से होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होने वाला 15 दिवसीय जो है अभियान था। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का थीम क्या था? स्वच्छोत्सव। ये था स्वच्छोत्सव था और यह जो है 1 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देखिए 1 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश जो है सिंगापुर बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क दुर्घटना जो है सबसे अधिक दर्ज की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किया गया है। आइए इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो है ये तमिलनाडु में दर्ज की गई है। वही सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें जो है ये उत्तर प्रदेश में हुई हैं। वर्ष 2023 में जो है 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जो 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि से हुई है। आइए कुछ अन्य तथ्य को समझ लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है कोहिमा को माना गया है। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। भारत और थाईलैंड के बीच जो है मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच जो है मैत्री 2025 का जो आयोजन है ये आपके मेघालय में किया गया है। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 का पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये विशाखापट्टनम में किया गया है। चीन ने जो है हाल ही में एक नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। आगे बात करते हैं अग्निकुलम कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा जो है ये चेन्नई में शुरू की गई है। आगे बात करते हैं बिहार सरकार ने 26 सितंबर 2025 को राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं। आगे बात करते हैं डीआरडीओ ने पहली बार जो है अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल जो है लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया। तो अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल आधारित जो है मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम की जो है शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। भारत ने हाल ही में आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो याद रखिएगा भारत ने जो है आईआईटी मद्रास को जो है संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आगे बात करें तो 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे जो क्वेश्चन है ये आपके हिंदी का क्वेश्चन है, इसके बाद भी जो क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है। आइए उसके बाद की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना जो है कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 में अपना कारखाना बिहार में स्थापित किया था। देखिए पुर्तगाल की बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहले आए थे ये, और वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी इत्यादि बर्तन और मसाले आदि का व्यापार करते थे। अगर हम पुर्तगाल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बिहार में बंगाल से नदी के माध्यम से आते थे, बंगाल में जो है आपके नदी के माध्यम से बिहार में पहुंचते थे और यहाँ से व्यापार करते थे। तो आगे डच की बात करते हैं तो इन्होंने 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है डचों ने अपना इसको व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें वे असफल रहे थे। लेकिन अंग्रेजों का वास्तविक सफलता जो बिहार में है ये 1651 ईस्वी में मिला था। तो याद रखिएगा 1620 वाला असफल हो गया था, तो आपसे जो उत्तर पूछता है वो 1651 वाला पूछता है, तो 1651 पे आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो है वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। डेन की बारे में बात करते हैं तो डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप जो है अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। आगे बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति जो है के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है 2 है। और बिहार की विधानमंडल की बात करते हैं तो ये द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा की सीटों की बात करते हैं कुल 243 है। विधान परिषद की संख्या जो है 75 है। लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जो है 2 है, और लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन बात करें तो प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, 38वां जिला अरवल है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड सह अंचल 534 है, पंचायत जो है 8053 है, नगर निगम जो है 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत जो है 154 है, और पुलिस जिला जो है 40 है। बिहार स्थापना दिवस जो है हर एक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की जो टोटल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में प्रमंडल एवं संबंधित जिले को देख लीजिए तो सारण में जो है 3 जिला आता है जिसमें, और इसका मुख्यालय छपरा है। ठीक है, इसमें जो है सारण, सिवान, गोपालगंज स्थित है। सारण, सिवान और गोपालगंज स्थित है। आगे बात करते हैं, सारण में 3, छपरा मुख्यालय है उसमें यह है 3। उसके बाद अगर बात करते हैं तिरहुत का, तो तिरहुत में टोटल 6 है जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर है। दरभंगा की बात करते हैं इसमें 3 जिला आता है, दरभंगा इसका मुख्यालय है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर इसके अंदर जिले आते हैं। कोसी की बात करते हैं तो इसमें भी 3 है, सहरसा इसका मुख्यालय है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा इसके अंतर्गत जिले हैं। पूर्णिया की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं, पूर्णिया है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पटना में बात करते हैं तो 6 है जिसमें पटना इसका मुख्यालय है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध की बात करते हैं इसमें 5 है, इसका मुख्यालय गया है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल है। मुंगेर की बात करते हैं इसमें भी 6 है, मुंगेर इसका मुख्यालय है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया इसके अंतर्गत जिले हैं। भागलपुर में 2 आते हैं जिले, इसमें भागलपुर इसका मुख्यालय है, भागलपुर और बांका इसका 2 जिला आता है। बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, और बिहार का अंतिम विभाजन जो है झारखंड से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए शासकीय सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, उद्यमी नेतृत्व या वास्तुकला क्षेत्र। तो देखिए वास्तुकला क्षेत्र में नहीं दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए फिलीपींस की सरकार जो है, फिलीपींस की सरकार द्वारा तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो उपनाम है एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं। और यह जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिसमें शासकीय सेवा है, समुदाय नेतृत्व है, जन सेवा है, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ है, उद्गामी नेतृत्व है जो सबसे अंत में जुड़ा था। ग्रैमी अवार्ड के बारे में समझ लीजिए, इसका उपनाम जो है जो ग्रामोफोन अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड का उपनाम जो है ग्रामोफोन अवार्ड है। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी, और इसका प्रथम भारतीय विजेता जो है पंडित जो रविशंकर है, इनको 1968 में दिया गया था। यह अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, पुलित्जर अवार्ड के बारे में समझ लीजिए, इसकी शुरुआत जो है 1917 में प्रारंभ किया गया था, और इसका जो वितरण है यूएस के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, और यह पत्रकारिता जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड भी माना जाता है। मैन बुकर अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रारंभ जो है 1969 में शुरू हुआ था, और इसका प्रथम भारतीय विजेता जो है अरुंधति रॉय जो है, इनको 1997 में दिया गया है। इसके बाद प्रित्जकर पुरस्कार अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसे जो है आर्किटेक्चर्स का नोबेल भी कहा जाता है, प्रित्जकर अवार्ड को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा 6 प्रांतों में शामिल नहीं था? तो देखिए पंजाब ही तो नहीं था जी, असम, बिहार, बंबई तीनों था। तो देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत पंजाब में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना नहीं की गई थी। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, तो इसको समझ लीजिए, इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था के प्रारंभ किया गया था, और इसमें 6 कौन-कौन सा है? तो बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है, असम है। यहाँ पे जो है द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी। अन्य तथ्य के बारे में समझ लीजिए, यह अधिनियम जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में से एक मील का पत्थर साबित हुआ था, और इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था। और इस अधिनियम ने जो है केंद्र और इकाइयों के बीच जो 3 सूचियों को बांट दिया था, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट सत्ता जो है ये वायसराय को दे दी गई थी, और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को शुभारंभ किया गया था। इसने जो है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को जो है समाप्त कर दिया था, और मताधिकार का विस्तार जो इसमें किया गया था, अर्थात जो लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। इसके तहत जो है देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये भी की गई थी। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसने जो है संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए।
चंदवरदाई ने जो है पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। अजय राज ने जो है हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी। चंदावर ने युद्ध में चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद मारा गया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ था। तो देखिए इसमें पूछता है कि सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल इसमें सी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा था और वो दोनों भी चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज विजय की रचना नहीं किया इसमें। चलिए इसको देखते हैं। चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से 1194 ईस्वी में पराजित हो गया था और इसमें वो मारा भी गया था। आगे बात करते हैं। प्रतिहार वंश के पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल राजवंश की स्थापना किया था। गढ़वाल शासक जो गोविंद चंद का युद्ध जो है मंत्री लक्ष्मीधर था, जिसे जो है कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। जयचंद के कवि जो जयचंद के जो कवि हैं श्रीहर्ष, जयचंद ने जो है कवि श्रीहर्ष को संरक्षण दिया था, जिसने जो है खंडन खंडखाद की रचना की थी। इल्तुतमिश ने जो है कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासक को समाप्त किया था और चौहान वंश के शासक जो बिसल देव हैं, जिनको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ने हरिकेल नामक जो है नाटक की रचना की थी। सोमदेव जो है जो बिसल देव के दरबारी कवि थे, ने कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई जो थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो और जो है जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक जो है संस्कृत काव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा, चंद्रवरदाई जो थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और जो जयानक जो है इन्होंने पृथ्वीराज विजय की जो है संस्कृत काव्य में रचना किया था। आगे बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझ लीजिए। जो बल्लाल सेन है बल्लाल सेन ने जो है दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को जो है पराजित कर दिया था और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जो है लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊ पर अपना आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं ये रहते थे और देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख में विजय सेन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है, तो कैल्शियम का परमाणु भार जो है ये 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आवर्त 4 और वर्ग 2 का सदस्य है। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के प्रयोग के समय प्रमुख जो प्रक्षेपण है क्या होगा, तो एमजी रिबन का दहन चमकीली श्वेत लौ के साथ होता है। एक महीन श्वेत चूर्ण बनता है या मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है या श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। उपयुक्त प्रक्षेपणों में से कौन सा सही है उसको देखना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा सी होगा, दैट इज 1 और 2 इसका सही होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कराने पर चमकदार श्वेत लौ के साथ जो है मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो यह मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड का चूर्ण होता है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच जो होने वाली अभिक्रिया है ये उसके कारण बनता है। इस प्रक्रिया के पहले जो आगे लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को जो है रिगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है इस दहन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यह इसका अभिक्रिया ये 2Mg + O2 = 2Mg होता है। ये उत्पाद है, यह विकारक है और यह अभिक्रिया जो है एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि कोई वस्तु अपने स्थान से परिवर्तन नहीं करती है तो वह विराम अवस्था में रहती है। यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है। इसमें से बताना है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है कथन ए का सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार जो ऑप्शन है तो देखिए इसमें जो कथन ए और कथन आर जो कारण आर है दोनों ही सही है, परंतु दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं करता है। क्यों, इसको आइए देखते हैं। देखिए जो अगर हम बात करते हैं यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो वह विराम अवस्था में रहता है, ये हम लोग को पता है। और यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं से सापेक्षिक स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है। जैसे कि किसी वस्तु के लिए एक वस्तु जो है गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर होता है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्री को विराम अवस्था में पाता है, तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और गति का सबसे साधारण प्रकार जो होता है सरल रेखीय गति होता है। किसी भी जो वस्तु की दूरी होती है, किसी भी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग वस्तु का विस्थापन कहते हैं और गति के दौरान विस्थापन का परिणाम जो है शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। चलिए आगे आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। AI एक्शन समिट 2025 कहां हुआ है? अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 है ये कहां हुआ है? हिंद महासागर नौसेना जो संगठित 2025 है ये कहां हुआ है? आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन से ये है। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए AI एक्शन समिट 2025 जो है इसमें ये जो पेरिस में हुआ है इसमें भारत एवं फ्रांस की सह अध्यक्षता इसमें दोनों ने किया है, भारत और फ्रांस ने। इंडिया AI जो इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन है ये फरवरी 2026 में भारत नई दिल्ली में होगा। ये बात याद रखने वाली बात है कि इंडिया AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में 2026 में होगा। 9 से 10 सितंबर 2025 को जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इन्होंने भारत मंडपम नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण की परियोजना आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। आगे बात करते हैं तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसरो इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 8 से 9 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का थीम इस बार क्या था, तो वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास था। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 तक भारत का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना है तथा 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्रमा पर भेजना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है ये 27 से 28 अगस्त 2025 को जो है भारतीय नौसेना द्वारा कोची में किया गया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
आगे बात करते हैं जीएसटी 2.0 सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कर स्लैब जो है 4 से घटाकर 2 कर दिया गया। जीएसटी सुधार 2.0 के द्वारा लग्जरी कारों, तंबाकू, सिगरेट और जो एडिटेड ड्रिंक्स और आइटम्स के लिए 40% कर के विशेष स्लैब का प्रस्ताव है। आगे बात करें तो स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जो है कर जो है 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी के 12% तथा 18% स्लैब को अब समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए इसमें जो सी नंबर है ये बिल्कुल आपका गलत है। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को जो है 18% ये इस प्रीमियम का जो है 18% कर लगता था, जिसे अब शून्य जिसे समाप्त कर अब शून्य कर दिया गया, याद रखिएगा। तो जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में जीएसटी दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 4 कर स्लैब 5, 12, 18, 28 के स्थान पर अब 2 ही स्लैब जो है 5% और 18% करने का निर्णय लिया गया है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इकोनॉमिक्स से जीएसटी से क्वेश्चन आएगा तो इसे जरूर आने का चांसेस है। देखिए बस, ट्रक, एम्बुलेंस, 3 पहिया वाहनों पर से जो जीएसटी है उसको 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी परिषद के इस निर्णय से आम उपयोग वाली 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल को निर्णय को जो है 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। आगे बात करते हैं तो सोने की बिक्री के मामले में जो है विशेष कर 3% है। सोने की बिक्री के मामले में विशेष कर जो है 3% रखा गया है। रोटी और पराठा पर कोई अब जीएसटी नहीं लगेगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट सोप्स, शेविंग क्रीम को 18% के स्थान पर 5% कर दिया गया है। एक अच्छा कदम है। चलिए कुछ और बात करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो है कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन की शुरुआत की है। अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर जो है 5.1% घटकर हो गई है। याद रखिएगा इस बात को। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मध्य प्रदेश के धार में जो है पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। पहली बार विश्व जो सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन है कोची में केरल में किया गया है। अपोलो टायर्स कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो अपोलो टायर्स कंपनी बन गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मूल ढांचा का भाग नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल है। संसदीय प्रणाली बिल्कुल है। एकात्मक संघवाद ये नहीं होगा बिल्कुल। समतत्व का सिद्धांत ये भी होगा। देखिए मूल ढांचा की अवधारणा जो है सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती के 1973 में प्रतिपादित किया गया था। और संविधान की मूल ढांचा से तात्पर्य संविधान के वैसे भाग से है जिसे संसद या विधायिका संविधान संशोधन के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए गए संविधान के मूल ढांचों की सूची में देखिए संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा है, इसके साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन है, मौलिक अधिकारों तथा डीपीएसपी के बीच सौहार्द एवं संतुलन है, संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति है, कल्याणकारी राज्य है, समतत्व का सिद्धांत है, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच है, वैश्विक स्वतंत्रता एवं गरिमा है, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत है, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां हैं, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति को स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात जो है कैरो नदी पर स्थित है। आइए इसको देखते हैं। देखिए जो एंजल जलप्रपात है ये कैरो नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो लगभग है 979 मीटर ऊंची है। और एंजल जलप्रपात जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कनाई-इमा राष्ट्रीय जो उद्यान है में जो है ऑरियन टिपुई पर्वत से गिरता है। उसके बाद बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात जो है ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है और यह नदी उत्तरी अमेरिका में है जो ग्रेट लैक्स से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी की अगर बात करते हैं नदी की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है और नियाग्रा जलप्रपात भी इन दोनों देशों की सीमा पर ही स्थित है। तो याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के पास सेंट लॉरेंस नदी से गिरती है। आगे बात करते हैं स्टैनली जलप्रपात के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोयोमा फॉल्स भी बोलते हैं। ये अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो जो जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात की बात करते हैं तो ये शरावती नदी पर स्थित है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात को देखते हैं कि कहां पर है और उसका हाइट कितना है। तो देखिए जो है कि योसेमाइट जो है ये कैलिफोर्निया यूएसए में है, रिबोन जो है ये भी कैलिफोर्निया में है, द मार्सफोसेन जो है ये नॉर्वे में है, तुगेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, डेल्ला जो है ये कनाडा में है, गवारनी जो है ये फ्रांस में है, कुकवेनन जो है ये वेनेजुएला में है और सुखरलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में है और ग्रेट कामराना जो है ये गुयाना में है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आइए देखते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई थी और कहां पे की गई थी? बंबई में किया गया था। संस्थापक जो है इसमें एन.एम. जोशी हैं, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री जो थे दीवान चमन लाल थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण जो है 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर गोली चलाई थी? तो देखिए किस समय गोली चलाया गया था? तो 21 दिसंबर 1909 को चलाया गया था। देखिए 21 दिसंबर 1909 की रात को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो है इन्होंने गोली चला दिया था और जैक्सन के हत्याकांड में शामिल क्रांतिकारियों पर जो है नासिक षड्यंत्र केस जो है 1909 में चलाया गया था। अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो है इनको करवे गुट से ये जो थे ये करवे गुट से संबंधित थे और नासिक जो षड्यंत्र केस जो है ये वीडी सावरकर पर भी चलाया गया था जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जैक्सन हत्याकांड में शामिल कन्हरे जो है ये कृष्ण जी गोपाल करवे और जो आपके विनायक देशपांडे जो है इनको 19 अप्रैल 1911 को जो है फांसी दे दी गई थी और नासिक षड्यंत्र केस के पश्चात जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की जो रीढ़ है वो टूट गई थी। अगला क्वेश्चन यदि किसी देश का चालू खाता घाटे में है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो यदि किसी देश का चालू खाता घाटे में है तो निर्यात आयात से अधिक होगा, आयात निर्यात से अधिक होगा, देश में विदेशी पूंजी निवेश मिल रहा है, विदेशी ऋण घट रहा है। तो देखिए जो आयात है और आयात जो होता है वो निर्यात से अधिक हो जाता है। चालू खाते के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। चालू खाते के मुख्य घटक वस्तुओं का आयात, देखिए इसमें वस्तुओं का आयात जो होता है
ये निर्यात से संबंधित है। सेवाओं का आयात जो है ये भी निर्यात होगा। एक तरफा हस्तांतरण जैसे अनुदान प्रेषण होगा। निवेश आयात जैसे लाभांश और ब्याज होंगे। जब आयात निर्यात से ज्यादा हो जाता है तो चालू खाता घाटा में चला जाता है और पूंजी खाते में देयता और संपत्तियों से जुड़े लेन देन इसमें है जो लिखे जाते हैं। पूंजी खाते में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, एनआरआई की जमाएं आदि को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित जो है पहला बैंक कौन सा था? तो भारतीयों द्वारा जो पूरी तरह से प्रबंधित जो है पंजाब नेशनल बैंक था। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई थी। भारतीयों द्वारा प्रबंधित एवं सीमित देयता वाला प्रथम वाणिज्यिक बैंक जो है ये अवध जो है कमर्शियल बैंक था, जिसे 1861 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। ठीक है, पूर्ण रूप से। इसके बाद बात करते हैं 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल जो है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। 1921 में उपयुक्त तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम जो बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। एसबीआई जो है ये भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक बैंक है अभी, और एसबीआई का मुख्यालय जो है ये बंबई में स्थित है। आगे बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? भारत का सबसे